हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। यानी कि हमने हमारा पिछले चैप्टर जो था हमारा पावर शेयरिंग, उसमें हमने दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था जो कि छोटी छोटी कंट्रीज़ थी। पहला था हमारा बेल्जियम, दूसरा था हमारा श्रीलंका। और इस चैप्टर जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से फीचर्स हैं या इंडिया में ऐसे किस तरह की सिस्टम है जिसकी वजह से इंडिया एक फेडरल कंट्री है या इंडिया को एक फेडरल कंट्री माना जाता है। तो ये ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका, ये दोनों तो काफ़ी छोटे से छोटे कंट्री है जिसमें केवल दो ही कम्युनिटीज़ थी, 2 या 3 कम्युनिटीज़ थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हो गई। पर वो क्या जो इंडिया में हो, इंडिया में तो कितनी सारी लैंग्वेजेस है, कितनी सारी कम्युनिटीज़ है, कितने सारे रिलीजन्स है, कितने सारे कास्ट है। इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया में तो कई तरह के रिलीजन कास्ट काफ़ी कुछ है। तो इंडिया में तो इंडिया में जो फेडरलिज्म होगा वो भी काफ़ी वास्ट होगा। जैसा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी वास्ट है। तो इंडिया में तो फेडरलिज्म को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ नियम लगाने पड़ेंगे। तो इंडिया में ऐसे क्या चीज़ है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है और एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री बनाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, एक आज़ाद देश बना, लेकिन क्या हुआ था, पाकिस्तान जो हमारा इंडिया का पहले भाग था वो अब क्या हो गया, अलग हो गया। तो एक बहुत ही दुखद पार्टीशन हो गया, बहुत ज़्यादा अलगाव हो गया था हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। Soon after independence, many princely states become a part of the country. अब ये princely states क्या है? princely states यानी कि राजा महाराजाओं का जो शहर हो गया। तो पहले काफ़ी ज़्यादा जो थे इंडिया में, पहले इस तरह से पूरी ये डेमोक्रेसी नहीं थी। तो काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि काफ़ी सारे राजा महाराजा के राज्य थे। तो वो जो राजा महाराजा के जो राज्य थे उन सभी को मिला करके इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनाया गया था, यानी उन सबको स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया था, जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को क्या दिया, 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से डिवाइडेड होगी, 2 टायर सिस्टम होगी। यानी कि एक हमारी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को रन करेगी, और दूसरी होगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो अपने अपने एरिया, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में अपने गवर्नमेंट को रन करेगी। दैट इज यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। Later, a 3rd tier of federalism was added in the form of municipalities और पंचायत। अब ये पहले तो स्टार्टिंग में जब हमारी डेमोक्रेसी बना था उस टाइम पे तो सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट ही थी। पहली थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। पर काफ़ी साल बाद, यानी लगभग 1990s के टाइम पे एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जो थी हमारी लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के रूप में जानते हैं। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers. Thus, it contains 3 lists. Constitution ने अब क्या दिया, 3-fold distribution दिया, यानी कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ये 3-fold distribution Constitution ने इंडिया को प्रोवाइड किया, जिसमें सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर थी, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये इस तरह में 3 लिस्ट हमें प्रोवाइड करती है। पहली हमारी यूनियन लिस्ट, दूसरी हमारी स्टेट लिस्ट और तीसरी हमारी कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो यूनियन लिस्ट में क्या आते हैं, जो वैसे सब्जेक्ट जिसकी सेंट्रल इंपॉर्टेंस हो, जो पूरे देश के लिए लागू हो, ऐसे सब्जेक्ट्स जो पूरे देश के लिए ज़रूरी हो, या ऐसे सब्जेक्ट्स जो काफ़ी बड़े लेवल पर हो और जिसको पूरे देश के सभी जगह से उसका क्या बोलते हैं, सभी जगह से रिलेशन हो उसका। तो वो सारे जो सब्जेक्ट्स हो गए वो हमारे आते हैं यूनियन लिस्ट में। उसके बाद है स्टेट लिस्ट। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट
and local importance such as police, trade, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो स्टेट लिस्ट में हमारे आते हैं वैसे सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट का इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी केवल एक पर्टिकुलर स्टेट, जस्ट लाइक हम यूपी, उसका रिलेशन रखते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, उसे हम इंक्लूड करते हैं स्टेट लिस्ट में। तो उसमें क्या आ जाते हैं, पुलिस आ जाते हैं, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। या फिर हम अगर हम एग्जाम्पल लें तो पंजाब का, मान लेते हैं पंजाब में इरिगेशन अच्छे से नहीं हो रही है, तो क्या ये पूरी कंट्री का मामला है? नहीं, ये तो केवल पंजाब का ही ना मामला है। तो पंजाब में उसका सोल्यूशन होगा तो वो किस लिस्ट में आ जाएगी? स्टेट लिस्ट में, यानी उसको जो सॉल्यूशन होगा वो स्टेट लिस्ट में होगा, या उसका सोल्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वो पूरी कंट्री का मामला नहीं है, इसलिए हम उसे यूनियन लिस्ट में नहीं ले सकते। उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों इक्वली रिप्रेजेंट करती है। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों के इंपॉर्टेंस को रखती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंस को रखती है और स्टेट गवर्नमेंट के भी इंपॉर्टेंस को रखती है। यानी कि एजुकेशन हो सकता है कि पूरे कंट्री में एजुकेशन की प्रॉब्लम हो तो वो सेंट्रल लेवल पर भी आ जाता है, और हो सकता है कि पूरी कंट्री का जो एजुकेशन पॉलिसी हो वो ठीक हो पर एक स्टेट का एजुकेशन जो है वो काफ़ी लो लेवल पर चल रहा है। तो ये दोनों में हो सकता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर डिसीजन ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर डिसीजन ले सकती है। बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। हमने क्या देखा था, यूनियन लिस्ट में जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर डिसीजन ले सकती है। यूनियन लिस्ट में के जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है, और स्टेट लिस्ट में जो हमारी है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर एक्शन ले सकती है। पर ये कंकरेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजंस ले सकती हैं। If their laws conflicts with each other, the law made by union government will prevail. अगर दोनों के बीच में, मान लेते हैं अगर दोनों जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ने अलग अलग सुझाव दिए और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि नहीं ये सही है ये सही है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को लागू किया जाएगा। ये तो हो गई हमारे कुछ मैटर्स तो आ गए। अब वो मैटर्स जो इनमें इंक्लूड नहीं हुए तो वैसे मैटर्स को कौन सॉल्व करेगा? वैसे हमारे मैटर्स को हमारे देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो भी कुछ आ गया वो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आएगी। अब ये थे हमारे ये सारे जो रूल्स थे ये हमारे स्टेट्स पर लागू होते हैं, यानी जो हमारे राज्य हो गए, जैसे इंडिया में जो राज्य हो गए, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब हमारे स्पेसिफिक स्टेट्स हैं। इसके अलावा भी तो कुछ है ना हमारे देश में, जैसे कि हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, क्या उन पर भी यही सारे रूल्स लागू होते हैं? नहीं, उन पर ये सारे रूल नहीं लागू होते हैं, क्योंकि अगर हम जो यूनियन टेरिटरीज़ के जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं क्या हम उसे स्टेट लिस्ट में इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक स्टेट नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो हम यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर कैसे, मतलब कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। तो हमारे इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें काफ़ी सारे जो यूनियन टेरिटरीज है उनको काफ़ी कम पावर मिली है, हम समझ सकते हैं उन्हें काफ़ी लो पावर मिली है। दीज एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी इमर्ज्ड विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ऐसे जो ये स्टेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, ये बहुत छोटे हैं कि इनका हम एक अलग से स्टेट नहीं बना सकते, ये बहुत छोटे हैं तो इसका हम एक अलग से अपना स्टेट नहीं बना सकते हैं। पर ये हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम इन्हें दूसरे स्टेट्स जो है हमारे इंडिया के जो दूसरे राज्य हैं उनमें मिला दें, ऐसा भी हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी अलग हो जाती है। इसलिए हम उन स्टेट्स को क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में ले लेते हैं। These areas like Chandigarh और Lakshadweep are called union territories. Union territories के यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। These areas have the powers of state central government have special power to running these areas। हाँ, तो इस पे जो है
इस पे जो हमारे पावर कौन अप्लाई कर सकता है? क्या हमारे यहाँ पे स्टेट लिस्ट लागू होगी? नहीं। तो इन सारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन पर जो रूल्स कौन बनाता है? वो बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी मेन अथॉरिटी है, वो यूनियन टेरिटरीज़ पर रूल बनाती है, या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही यूनियन टेरिटरीज़ पे अपना रूल लागू करती है, अपने यूनियन टेरिटरीज़ को गवर्न करती है। तो ये सारे जो हमारे पॉइंट्स थे, ये बनाते हैं इंडिया को एक फेडरल कंट्री। तो ये सब हमारे फीचर्स थे, कुछ इंडियन फेडरलिज्म के हमारे ये कुछ फीचर्स थे। तो आज हमने पढ़ा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।